नमस्कार। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। अगले घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां जारी। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में कल डाले जाएंगे वोट। इस चरण में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में कर रहे हैं रोड शो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के कोकराझार में करेंगे चुनावी सभाएं। विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को होगा मतदान। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। 14 इजरायली सैनिक घायल। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लेबनान के वालवेक में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। और कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में विदित गुजराती को हराकर नेपोमियाची शीर्ष पर पहुंचे। कैरुआना के साथ ड्रॉ के बाद डी गुकेश दूसरे स्थान पर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। कल देश भर की 102 सीटों पर मतदान होगा। आइए जानते हैं कि पहले चरण में किस राज्य की कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सभी 2 सीटों, अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व में मतदान होगा। असम की 5 सीट, काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट। बिहार की 4 सीटें, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। मध्य प्रदेश की 6 सीट, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की 5 सीट, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर। मणिपुर की 2 सीट, इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर। मेघालय की शिलोंग और तुरा में भी पहले चरण का मतदान होगा। वहीं राजस्थान की 12 सीट, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। तमिलनाडु की तिरुवल्लुर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, श्री पेरम्बदूर, कांचीपुरम, अराकोनम, वेल्लोर समेत 39 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीट, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीट, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। पश्चिम बंगाल की 3 कूच, बिहार की अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, बस्तर, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, उधमपुर, त्रिपुरा की 1 सीट, त्रिपुरा वेस्ट में मतदान होगा। साथ ही मिजोरम, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में पहले चरण में यानी कि कल कुल 8 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 1,43,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 76,23,000 पुरुष वोटर, 67,14,000 महिला वोटर शामिल हैं, जबकि थर्ड जेंडर के भी 824 वोटर हैं। पहले चरण के लिए 7,693 मतदान केंद्र और 14,842 मतदान स्थल बनाए गए हैं। तो पहले चरण के
वोटिंग के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हमारे साथ इस वक्त ऋषि कुमार चेन्नई से जुड़ रहे हैं, साथ ही चंद्रशेखर देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? सीधे रुख करते हैं पहले चेन्नई का, जहां पर ऋषि कुमार मौजूद हैं। ऋषि, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस लोकतंत्र के पर्व पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, पहला चरण का वोटिंग है, यहाँ पर सभी ने खास तौर पर इसकी तैयारियां की गई। किस तरह से आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर वोटर्स का उत्साह पहले चरण की वोटिंग को लेकर? देखिए, जहाँ तक पूरे तमिलनाडु की बात करें तो सभी 39 सीटों पर मतदान कल होने जा रहा है। और तमिलनाडु को लेकर जिस तरीके से पूर्व में भी देखा है, हमेशा यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान रहा है। और वोटर के उत्साह को देखें तो इस बात से हम इसका आकलन कर सकते हैं कि हमेशा तमिलनाडु का जो वोटर टर्नआउट रहा है, देश के एवरेज जो वोटर टर्नआउट है उससे हमेशा ऊपर रहा है। पिछली बार भी यहाँ पर 70% से अधिक, करीब 74% मतदान यहाँ पर देखा गया था। और कल हमारी सीईओ से बात हुई जो तमिलनाडु में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। तमिलनाडु में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो संवेदनशील बूथों की संख्या है वो काफ़ी कम है और कहीं से भी गड़बड़ी होने की जो गुंजाइश होती है तमिलनाडु में काफ़ी कम होती है। और लोगों में जो उत्साह होता है वोटिंग को लेकर, अगर हम 70% से अधिक मतदान के इलाके को देखें तो तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी वाला राज्य है। ऐसे में 70% से अधिक मतदान के लिए अगर लोग निकलते हैं तो ये मान के चला जाए लोगों में उत्साह को, मतदान को लेकर जो उत्साह की जो पूर्ति है वो निश्चित तौर से हमेशा रही है, क्योंकि यहाँ सरकार चुनने की जो कवायद है उसमें लोग हर हाल में शामिल होना चाहते हैं। जहाँ तक यहाँ पर मुकाबलों को देखें तो निश्चित तौर से डीएमके का एक अलायंस है लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस के साथ, तो वहीं एआईएडीएमके अपने परंपरागत वोटों के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। तो बीजेपी ने कोशिश की है अपने 9 अन्य छोटे छोटे दलों के साथ, जिसमें पीएमके उसका सबसे बड़ा अलाइज है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। इसमें हमने देखा कि लगातार उन्होंने रोड शो रैलियाँ की हैं बीजेपी की तरफ से खासतौर से, और वहीं पर डीएमके की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से और सीपीआई सीपीएम की तरफ से कोशिश की गई कि इस मुकाबले में वो अपनी जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने यहाँ पर जो जीत दर्ज की थी उसको दोहराना है। लेकिन जो बीजेपी है उसने इस बार विशेष रणनीति के तहत यहाँ पर लोगों के बीच में अपने मुद्दों को रखा है। तो लोगों में इस बार उत्साह इस बात को लेकर भी है कि जो उनकी नुमाइंदगी करने वाला है, अगर उनके मुद्दे उठा रहा है, खास तौर से कच्चा तेबू जैसा मुद्दा इस बार जो रखा, जिसमें मछुआरों को की जो ज़रूरतें थी, जिसको कि वो बहुत ही शिद्दत से चाह रहे थे कि इस पर कोई समाधान हो। लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी जो केंद्र की सरकार में रहती है और इस मुद्दे को उठाती है तो उन्हें लगता है कि इस मामले में कुछ न कुछ उनके लिए सकारात्मक काम हो सकता है। तो कुल मिलाकर लोगों में उत्साह है। निश्चित तौर से कल हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के जो वोटिंग का पैटर्न रहता है, क्योंकि दोपहर में यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, इस वजह से सुबह और शाम वोटिंग ज़्यादा हैवी टर्नआउट की जो गुंजाइश रहती है वो सुबह और शाम ज़्यादा रहती है। जय। बिल्कुल ऋषि, जो तापमान जो बढ़ रहा है वो आने वाले फेजेस में भी एक अहम फैक्टर होगा वोटर्स के लिए। और यहाँ पर उत्तराखंड की जो सभी जो 5 सीट हैं उन पर भी पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी। देहरादून से हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से काफ़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग रही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, हम देख रहे हैं जो उत्तराखंड है, कई दुर्गम इलाके भी हैं, वहाँ पर दूर दराज के गाँव भी हैं जहाँ तक अपनी पहुँच बनाने की कोशिश की तमाम राजनीतिक दलों ने। किस तरह से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर वोटर्स अब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह में आते नज़र आ रहे हैं वोटिंग प्रक्रिया को लेकर? जी, 83 लाख से ऊपर यहाँ पर वोटर हैं जो कि 19 तारीख यानी कि कल मतदाता हैं जो कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। और इस बीच जैसे कि आपने कहा कि अग्रेसिव कैंपेनिंग थी और हर डोर टू डोर जाने की कवायद है अब तमाम पार्टियों की, क्योंकि प्रचार बंद हो चुका है। तो अब जो मतदाता है वो एक ऐसे विकल्प की तरफ तलाश में जा रहा है जो कि समग्र उत्तराखंड का विकास कर सके, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं। तो उन दावों की हकीकत क्या है उसको भी टटोलने का प्रयास है और 2 दिन तक वो निश्चित तौर पर इस बात को सोचेंगे कि किस पार्टी को वोट दिया जाए। क्योंकि जहाँ तक कि उनके मुद्दों की बात है तो मुद्दे उनके सामने यही थे कि समग्र विकास इस प्रकार से उत्तराखंड का हो सके, पर्यटन किस प्रकार से यहाँ बढ़ सके, रोजगार और पलायन जैसे बड़े मुद्दे जो हैं वो युवाओं के मन में रहे हैं। और पेपर लीक का जो कानून आ जाता है
तो आया जिस प्रकार से, तो उसको लेकर के भी लोगों के मन में यह है कि पेपर लीक ना हो। तो ये युवाओं के मुद्दे हैं, बुजुर्गों के अपने मुद्दे हैं, सड़क वहाँ तक पहुँच जाए, कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी हर घर तक हो, पानी की समस्या पहाड़ों में बहुत ज़्यादा रहती है तो वो आ सके, मेडिकल की सुविधाओं की जहाँ तक बात है तो वो भी उनके मन में मुद्दे रहने वाले हैं। तमाम मुद्दे हमने लगातार दिखाए भी हैं। तो ये सवाल, तमाम मुद्दे जो हैं मतदाताओं के मन में रहे होंगे और इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कल सुबह से ही वो वोटिंग करने जाएंगे। जैसे कि ऋषि भी बता रहे थे, यहाँ भी पैटर्न कुछ इस प्रकार से ही रहने वाला है कि मॉर्निंग में ज़्यादा को लोग कोशिश करते हैं कि वो वोट दे आएँ और बाकी अब फिर वो अपनी दिनचर्या जो है उस प्रकार से बिता सकें, और शाम के समय में भी वोटिंग का ये ट्रेंड रह सकता है क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी स्तरों पर भी अब गर्मी दिन में महसूस की जाती है और इसलिए सुबह और शाम का समय जो है वो निश्चित तौर पर मतदाताओं को आकर्षित करता है कि वो सुलभ भी लगता है कि वो जाकर के मतदान कर सके। और तकरीबन अगर यहाँ पे बात की जाए तो 65,000 के करीब ऐसे मतदाता भी हैं जो कि 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं जिनसे पहले ही मतदान उनको कराया गया है, और 90,000 जहाँ पे सर्विस मतदाता हैं तो उनको भी मतदान ऑलरेडी हो चुका है। तो अब जया मान के चलिए कि अब जो है तमाम तैयारियों के बावजूद अब जो निगाह हैं वो मतदाताओं के ऊपर हैं कि वो सुबह जो आते हैं या फिर शाम तक वोटिंग ट्रेंड किस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 65% वोटिंग हुई थी और इस बार चुनाव आयोग का कहना है कि वो 75% या उससे ज़्यादा की वोटिंग करा सके। इस प्रकार से जो उन्होंने कोशिश की है वो कितनी रंग लाती है उसको देखने वाली बात है, क्योंकि युवाओं के लिए भी यहाँ पर स्पेशली युवाओं के द्वारा चलाए जाने वाले बूथ यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जया, निश्चित तौर पर वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा भी काम किया गया है और मतदाता भी काफ़ी उत्सुक देखने जा रहे हैं इस बार। बिल्कुल, तो यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से भी काफ़ी काम गया है। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग को काफ़ी लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं, किस तरह से इस बार हम देख रहे हैं लोकतंत्र के पर्व में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और भी बढ़ती नजर आई। तमाम मीडियम्स का सहारा लेकर हम बात करें, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जो काफ़ी कोशिश यहाँ पर रही निर्वाचन आयोग की तरफ से कि नए नए तरीकों से, इनोवेटिव आइडियाज़ से वो इस बार जो पूरा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है वो चलाएं। क्या कुछ खास रहा उसके हाइलाइट्स इस बार? देखिए, जहाँ तक दक्षिण भारत के अगर हम वोटिंग पैटर्न को बात करें और यहाँ पर चुनाव आयोग के प्रयासों की बात करें तो निश्चित तौर से यहाँ पर एक दूसरे का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर अगर चुनाव आयोग प्रयास करता है कि हाई वोटर टर्नआउट हो तो यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने जाएं। इसी वजह से ये दक्षिण भारत का जो, चाहे वो केरल हो या फिर तमिलनाडु हो, इन सभी इलाकों में हाई वोटर टर्नआउट रहता है और इस वोटर टर्नआउट को और ज़्यादा बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने निश्चित तौर से इस बार जो तमाम प्रयास किए हैं, जिसमें स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। अलग अलग ज़िलों में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके माध्यम से कोशिश की जाती है कि लोगों तक पहुंचा जाए और ये बताया जाए कि मतदान कितना ज़रूरी है। हमने देखा है कि तमाम चाहे वो कोई टोल हो या फिर शहरों में अलग अलग जगहों पर होर्डिंग्स चुनाव आयोग की तरफ से लगे हैं और जो स्कूलों में या फिर अलग अलग कल्चरल प्लेसेस पर कोशिश की गई है कि मतदाता जागरूकता अभियान है उसको वहां तक पहुंचाया जाए। तो ये जो प्रयास है यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लोग भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। उनकी मेंटेलिटी पहले से ही अधिक मतदान करने की रहती है और जो यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है, जो जागरूकता का स्तर है, वो मैंने देखा है कि उत्तर भारत से काफ़ी अलग है और लोग हर चीज़ में, हर मुद्दे में, हर सियासती जो दावे हैं उसमें रुचि लेते हैं और उसको जांच परखते हैं, उसी आधार पर वो वोट करते हैं। तो कुल मिलाकर दक्षिण के जो जागरूक मतदाता हैं वो इस बार, मुझे लगता है कि जिस तरह से कल सीईओ से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया था कि पिछली बार के जो वोटर टर्नआउट है 74% के आसपास का, उससे आगे ले जाने का उनका लक्ष्य है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा है कि 80% मतदान तक वहां चला जाता है। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो जागरूकता सबसे ज़्यादा देखी जाती है लोगों में, उसी का असर है कि जो वोटर टर्नआउट है और ज़्यादा होता है और चुनाव आयोग के जो प्रयास है वो काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कोशिश यही है चुनाव आयोग की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स अपने घर से बाहर निकलें और कहीं ना कहीं जो हमारे मतदाता हैं वो भी खासे जागरूक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त जयपुर से। आइए सीधे रुक करते हैं विशाल का। विशाल, यहाँ पर बढ़ते पारे की भी बात हो रही है कि बढ़ता पारा भी एक अहम फैक्टर हो सकता है वोटर्स को घर से बाहर निकालने में। यहाँ पर किस तरह से आप देख रहे हैं पहले चरण के चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारियां भी ग्राउंड जीरो पर?
देखिए, सबसे पहले जय आपको सुप्रभात। और आपने फैक्टर्स की बात करी तो गर्मी तो है ही, जब राजस्थान में चुनाव होते हैं और गर्मियों में चुनाव होते हैं तो एक गर्मी एक बड़ा फैक्टर रहता है। उसके अलावा दो और फैक्टर्स है, एक तो कटाई का सीजन चल रहा है राजस्थान में और शादियों के जबरदस्त सावे चल रहे हैं। सावे हिंदू मान्यता के अनुसार वो समय होता है जब आप जो परिणय सूत्र में बंधने का बहुत अच्छा मौका होता है। तो शादियां जो है वो एक बड़ा फैक्टर है राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि भाई आप अपना पारिवारिक जिम्मेदारी जरूर निभाएं लेकिन देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को ना भूलें। अब हम बात कर रहे हैं उन 12 सीटों की जिन पर कल मतदान होगा, जिसमें जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण शामिल है, भरतपुर अलवर है। तो ये जो सीटें हैं इस पर बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो कोटपुतली से लेकर जो उन्होंने सभा शुरू करी, उन्होंने चूरू में की, करौली में की, दौसा में उन्होंने रोड शो किया। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि 25 के 25 सीटों पर बीजेपी की नज़र है और 12 सीटों पर कल चुनाव होना है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस के हाथ पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं लगा था। नागौर से जो एक सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी वो थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने जीती थी। इस बार वहां से बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को खड़ा किया है जो कि विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन फिर भी उनको एक बार और मौका दिया गया है। वो नाथूराम मिर्धा जो जाने माने किसान नेता उनकी पोती हैं। लेकिन ये चुनाव होगा दूसरे चरण में। अगर हम पहले चरण की बात करें तो राजस्थान के अंदर जयपुर गढ़ माना जाता है बीजेपी का। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों ही जगह बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है दोनों चुनाव के अंदर। और अगर हम जयपुर की बात करें तो यहाँ सिर्फ मोदी फैक्टर हावी है। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी जो है वहां पर एक कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है, जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस यहां पर अच्छी फाइट दे रही है और जो बाड़मेर जैसलमेर की सीट है वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर कांग्रेस एक भी सीट हासिल कर लेती है इस चुनाव के अंदर तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बीजेपी के लिए ये खासा नुकसान होगा। जया बिल्कुल, तो यहाँ पर कई सीटों पर है कांटे का मुकाबला, कई हॉट सीट्स हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, चंद्रशेखर और विशाल हमसे जुड़ने के लिए। तो कल देश भर में 102 सीटों पर मतदान होगा। ये जो लोकतंत्र का पर्व हम मना रहे हैं उसके प्रथम चरण के तहत यहाँ पर फर्स्ट फेज में कल वोटिंग होगी और यही लगातार अपील की जा रही है तमाम वोटर्स से कि वो निकलें अपने घर से और वोट जरूर करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल यानी कि कल मतदान किया जाना है। ऐसे में उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लिया चंद्रशेखर ने। आइए उसकी आपको एक झलक दिखाते हैं। तो किस प्रकार की ट्रेनिंग आपको दी गई है इसमें? इसमें सर हमारी तीसरी ट्रेनिंग है। इस तीसरी ट्रेनिंग में इस समय हमें सामान मिल गया और हमारे यहाँ से रवानगी करनी है जो हमारा तैनाती स्थल है। तो इस तैनाती पर रवानगी के लिए वैसे तो सब अरेंजमेंट बढ़िया है, लेकिन जैसे ट्रेनिंग ये दी गई सर हमें सबसे पहले तो हमें जो सामान मिला इन्हें यूँ कहा कि आप पहले चेक करो कि आपकी जो भी मशीन आपको मिली गई है वो आपके मध्य स्थल की है या नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक परफॉर्मा दे रखा था, उस परफॉर्मा के अनुसार हमने बैटरी की परसेंटेज चेक करी है, ठीक है नहीं है, जिस मध्य स्थल की है वो उसी के है नहीं है। फिर बैलेट यूनिट में उतने बटन हैं या नहीं है, आपके नोटा का बटन काम कर रहा नहीं कर रहा है, वो सब बटन चेक करें हमने। मशीनों का मिलान कराया हमने। जैसे हमें जो मशीन मिली थी सर उस मशीन में हमने 3 नंबर मिलाए, तो एक मशीन का नंबर अलग था तो वो दोबारा जाकर उन्होंने मशीन चेंज करके हमें दूसरी मशीन दी है। तो वो सब ठीक करके हमने अपना सामान पैक कर लिया। लेकिन इस बार हमें जैसे हमारी चक्रौता विधानसभा में लगी है तो एक अतिरिक्त रिजर्व मशीन दी जा रही है कि अगर आपके कोई समस्या हो गई तो आप उसको उसी समय ठीक कर सकते हैं। परिषद ने बताया गया है कि सुबह जो है 1 घंटा पहले जो है 5:30 के आसपास हमको मॉक पोल करना है और मॉक पोल करके हमको एजेंडा को संतुष्ट करना है कि इसमें जो बोर्ड पढ़ रहा है, जिसको दिया जा रहा है उसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसको हमने उसको पहले क्लियर करना है, उनको संतुष्ट करना है एजेंडे को। मॉक पोल करना है सुबह में 50 लगभग कम से कम मिनिमम जो है 50 बोर्ड उसमें हमको मॉक पोल के तौर पे डालने हैं और उसके बाद इसको दिखाना है कि सही मतदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे कैसे वोट पड़ेगा, कैसे कैसे कंडीशन आएगी, जैसे प्रॉक्सी वोट है, ईडीसी है, पोस्टल बैलेट है, इन सब के बारे में भराए, कितने लिफाफे बनेंगे वो सब बताया और इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे। वीवीपैट है, ये बैलेट यूनिट है, इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ और इसको जो है आपके कंट्रोल यूनिट के साथ वहाँ से बैलेट इशू करेंगे। यहाँ से जो वोटर वोट डालेगा इसमें पर्ची पोल भी होता है। मॉक पोल सुबह 5:30 बजे से होगा, लगभग मतलब पोलिंग 7 बजे से, तो उससे 1.5 घंटा पहले 90 मिनट पहले होना शुरू होना है। तो इसमें 50 वोट कम से कम डलवानी है। 3 बार की ट्रेनिंग हुई है जिसमें हमें बताया गया है कि शुरू में हमें मॉक पोल कैसे कराना है, मशीन सील कैसे करानी है
अगर हमारी कभी मशीन ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें कैसे चेंज करना है, हमें कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, इन सब की ट्रेनिंग हमें दी गई है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए 19 अप्रैल को मतदान किया जाना है और इसको लेकर के व्यापक जो तैयारी है चुनाव आयोग द्वारा वो पूरी कर ली गई है। 19 अप्रैल का दिन है जब तमाम मतदाता जो है मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कैमरामैन बोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, देहरादून। तो सभी तैयारियां पूरी हैं, बस अब जिम्मेदारी है आपकी यानी कि वोटर्स की कि वो आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खबरों में आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा सीट पर कल मतदान होगा। मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह ने कहा कि 16 जोनल ऑफिसर लगातार निगरानी करेंगे। 929 बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जा रही है और सारी तैयारियां कर ली गई हैं। शाम तक पोलिंग पार्टी पहुंच जाएंगी। हमारे पूरे 4 विधानसभाओं को 16 जोन व 138 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सभी सेक्टर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है। 16 जोनल ऑफिसर्स मजिस्ट्रेट हैं जो कि लगातार निगरानी करेंगे। पोलिंग पार्टी हमारी चूँकि हमारे 1728 बूथ हैं वहाँ पर सभी पोलिंग पार्टी पहुँचेंगी और 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। लगातार पर्यवेक्षण का निर्देश दिया गया है। 205 बूथ ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल पाए गए थे, उन पर सीपी मैप की तैनाती की गई है। और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली सीट पर भी पहले चरण के तहत कल मतदान होगा। मतदान से पहले यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इलाके में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि पिछले 6 महीने से लोकसभा चुनाव के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। केंद्रीय बलों की कुल 87 कंपनियां चुनाव में लगाई गई हैं। फर्स्ट फेज़ में जो कल हमारी मतदान होने वाली है उसमें कुल 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी गढ़चिरौली में। बाहर से हमें 40 सीएपीएफ की कंपनीज़ मिली हैं मतदान कराने के लिए। हमारी ऑलरेडी 47 कंपनीज़ इन सिटू डिप्लॉयड हैं, 30 सीआरपीएफ की कंपनी और 17 एसआरपीएफ की कंपनी। तो केंद्रीय बलों की कुल 87 टुकड़ियाँ हमारे पास मतदान कराने के लिए मौजूद रहेंगी। उसके अलावा 1,500 सुरक्षा बल हमें बाहर से मिले हैं, 1,500 होमगार्ड्स हमें बाहर से मिले हैं। कुल हमारी इंटरनल डिप्लॉयमेंट 11,000 लोगों की, तो ऑन ग्राउंड उस दिन 15,000 लोगों की डिप्लॉयमेंट रहेगी। कुल 206 बूथ्स हैं जिसकी हम 2 दिन से हेलीट्रॉपिंग कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के 6 MI-17 के हेलीकॉप्टर्स आए हुए हैं इसमें मदद करने के लिए। तो ईवीएम और पोलिंग पार्टीज़ ऐसे 824 लोगों की हम उस संवेदनशील और अति संवेदनशील ठिकान हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी धोखा नहीं हो। इसके अलावा हमारी 130 ड्रोन्स की फ्लीट है गढ़चिरौली पुलिस की, जो आकाश से पूरे चप्पे चप्पे पे जहाँ पे भी चुनाव होंगे वहाँ पे उन पे नज़र रखे रहेगी। तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए होने वाले 4 लोकसभा क्षेत्र में मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर खास नजर रखने के लिए चौकसी बरती जा रही है। गया के एसएसपी आशीष भारती ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में ये उम्मीद जताई है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। संवाददाता राजेश राज के साथ विशेष बातचीत में क्या कुछ कहा आशीष भारती ने, आइए आपको सुनाते हैं। गया में नक्सलियों का बहुत आतंक हुआ करता था और चुनाव कार्य को भी वो खूब प्रभावित किया करते थे, लेकिन अब नक्सलियों पर नकेल कसी जा चुकी है। और अब जबकि आम चुनाव 2024 के लिए जिला प्रशासन पूरी तौर पर तैयार है, मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम ऐसे में एसएसपी गया आशीष भारती से बात कर रहे हैं। आशीष जी, क्या लगता है नक्सलियों पर नकेल कसने के बाद अब क्या लगता है, किस तरीके का नक्सलियों का कुछ इफेक्ट है यहाँ पर चुनाव के दौरान? वर्तमान में स्थिति में काफी सुधार आया है और विगत कई वर्षों से
यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटना नक्सलियों के द्वारा कारित नहीं की जा सकी है। हम लोग इस बार सारी तैयारी हम लोगों ने किया है। जो उनका निर्धारित स्थल है वहीं पे पोलिंग करा रहे हैं। ग्रामीणों में, वहाँ के नागरिकों में काफी उत्साह है। गांव में ही वोटिंग होगा तो वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हम लोगों ने सारी तैयारी की है। हम लोगों ने इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग भी किया है, जो हमारा झारखंड राज्य से के 4 जिलों से हमारा बॉर्डर मिलता है, और हम लोगों ने मॉक ड्रिल्स भी किया है। जमीन से लेकर आसमान तक आप नजर रखेंगे, क्या उसकी मुकम्मल तैयारियां हैं? इसके लिए सभी को बूथ को कैटेगराइज किया है और उसके आधार पे वहां पे जितनी पुलिस पदाधिकारी और बल की आवश्यकता है उसको दिया है। अधिकतर जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं उसमें हमारे केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज के वहां पर जो यूनिट्स हैं वो रहेंगी, और साथ में वहां पर सहयोग के लिए जो बिहार पुलिस के भी जो यूनिट्स हैं वो रहेंगे। और इसके अलावा हम लोग उस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करके रखेंगे, और हम लोग झारखंड के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हुए उस पूरे एरिया में एक अचूक सुरक्षा व्यवस्था को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और साथ में जैसा कि आपने बताया, हम लोग जो एरियल मार्ग से भी सुरक्षा के लिए हम लोग ड्रोन्स का उपयोग करेंगे। और कुछ ये है कि कितने संवेदनशील बूथ हैं या अति संवेदनशील बूथ हैं जिस पर की विशेष तैयारी की गई है? हम लोगों ने काफी इसमें तैयारी किया है, लेकिन और सभी जो इस प्रकार के बूथ हैं उसको चिन्हित करके हम लोगों ने तैयारी किया है। आशीष भारती जो एसएसपी हैं गया के, उनका कहना है कि जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तौर पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन ललित के साथ गया बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो संवेदनशील इलाकों में खास तौर पर यहां पर तैयारी की गई है। राजस्थान के बीकानेर में कल मतदान होगा। लोकतंत्र के इस पावन पर्व में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया से बीकानेर में आए कलाकारों ने किन्नर योग साधिकाओं के साथ ध्यान से मतदान जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही इंडोनेशिया से आए पद्मश्री ईडा ऋषि और उनकी टीम ने रामायण का मंचन भी किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए भारत नहीं दुनिया भर से कई लोग यहाँ आए हैं, और इन्हीं में से बाली के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ आकर न केवल ध्यान से मतदान की संकल्पना को साकार करने के लिए नाट्य के जरिए प्रस्तुति दे रहे हैं, बल्कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, उसको वैश्विक जगत में प्रतिस्थापित करने का काम भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके आयोजक से। नवीन जी, आपने जो ये शानदार कार्यक्रम किया, 7 समंदर पार से आप यहाँ आए, ध्यान से मतदान, क्या मकसद है इसका? ध्यान से मतदान का मकसद यही है कि लोग ध्यान की स्थिति में रह के मतदान करें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें, ताकि वो देश के भविष्य के काम आ सके। आपके साथ कौन कौन से देश से कलाकार आए हैं और ये कलाकार क्या भूमिका निभा रहे हैं? मेरे साथ इंडोनेशिया से कलाकार आए हैं जिन्होंने रामायण का मंचन यहाँ पे किया है, और उसमें से कुछ बाली से हैं, कुछ जावा से हैं। आपने किन्नर समुदाय को भी इसमें भागीदारी निभाने के लिए योग के जरिए ध्यान और ध्यान से मतदान, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? मेरा ये मानना है कि समाज में असमानता दूर हो। मैं चूंकि योगाचार्य हूँ, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं योग के द्वारा समाज में जो असमानता है उसको दूर करूँ। उसके अलावा एक कंसेप्ट ये भी था, क्योंकि कथा आती है रामायण में कि किन्नर राम जी का 14 साल तक इंतज़ार करते रहे, तो मुझे लगा ये मंच अच्छा है जहाँ रामायण होगी और किन्नर एक साथ होंगे और उस चीज़ को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे साथ और एक शख्सियत मौजूद है जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। भारत से बाहर भारत की संस्कृति को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप क्या कहना चाहेंगे? I'm happy with this program. It's not just perform of art and perform of Ramayana as a drama, but how we are connection between people to people. इसका मुख्य मकसद ये है कि किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन ध्यान से मतदान करके कीजिए। हमारे किन्नर समुदाय ने आज आम जनता को योग के माध्यम से यही सिखाया कि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, जब तक आपका शरीर शांत नहीं रहेगा, तब तक आपको सोच समझ सकते नहीं करना। इसलिए ध्यान से मतदान कीजिए, चाहे किसी भी को कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए भारत सरकार, निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा है। वहीं साथ ही साथ ये जो किन्नर समुदाय के लोग और दूसरे जो इंडोनेशिया और बाली से आए हुए प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने न केवल लोगों को जागरूक किया है, बल्कि ध्यान से मतदान का मतलब है कि मतदान की महत्ता कितनी है, मतदान करके किस तरह लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, इसका एक शानदार संदेश देने का अनुकरणीय प्रयास भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीकानेर। तो ध्यान से मतदान, बिल्कुल याद रखिए इस मंत्र को। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। DD न्यूज़, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। चुनाव किसी महापर्व से कम नहीं, इसलिए इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भले ही चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल भरे क्यों ना हो। ऐसी ही तस्वीर सामने आई है अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के रुमगोंग विधानसभा क्षेत्र से, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे मतदान कर्मी दुर्गम पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। तो चाहे कितना भी दुर्गम इलाका क्यों ना हो, यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर भी पहुँचें सुविधाएं और देश के अंतिम गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक भी, अंतिम वोटर तक भी पहुँच हो। और आइए सीधे रुख करते हैं गुजरात का, जहाँ के साणंद में अमित शाह आज रोड शो कर रहे हैं। तो चुनाव का जो पारा वो लगातार बढ़ता हुआ, और आज लगातार कई राज्यों में रोड शोज, ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टार प्रचारकों का। और इस वक्त यहाँ पर गुजरात से तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ पर गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो बढ़ते पारे के बीच चुनावी पारा भी बढ़ता हुआ। आज गृह मंत्री गुजरात में हैं, गांधीनगर की हॉट सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं और रोड शो के जरिए यहाँ पर वोटर्स को साधते हुए, लोगों से जुड़ते हुए, उनके बीच जाते हुए। आज गांधीनगर, अहमदाबाद में सुबह से लेकर शाम तक वो ताबड़तोड़ शो करने जा रहे हैं। अहमदाबाद के APMC सर्कल से नाल सरोवर चौक साणंद के बीच इस वक्त उनका रोड शो चल रहा है। फिर वो गांधीनगर में भी रोड शो करेंगे। अहमदाबाद के सरदार पटेल चौक से KK नगर तक और वहीनाथ चौक में भी उनका रोड शो होने जा रहा है आज। गांधीनगर से वो मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी वो इसी सीट से मैदान में हैं। बहुत रोचक है इस बार का चुनाव। कई हॉट सीट हैं, कई सीटों पर कांटे का मुकाबला है तो कहीं क्लीन स्वीप है। तमाम लोक लुभावन वादों के साथ
मुद्दों के साथ राजनीतिक दल वोटर्स के बीच जा रहे हैं, लेकिन अब वोटर्स के मन में क्या है वो तो उन्हें ही पता, जो पहले चरण के मतदान में कल यानी कि 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद होगा और साथ ही कैद होगा कई दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स की किस्मत भी। तो मुद्दे इस बार कई हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। अब वोटर्स क्या चीज को ध्यान में रखकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। 7 फेजेस में है इस बार ये लोकतंत्र का पर्व, जिसके पहले चरण के यानी कि पहले फेज की वोटिंग कल होगी। तो कई रंग हमें देखने को मिल रहे हैं इस बार इस रोड शो में। लोक कलाकार भी हैं जो इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं रंग बिरंगे झंडों के साथ। मेघना हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी इस वक्त। जी मेघना, क्या कुछ हलचल आप देख रही हैं? हम देख रहे हैं काफी भीड़ उमड़ रही है इस रोड शो के लिए। अमित शाह का यहाँ गांधीनगर में रोड शो करना एक तरीके से आगाज है। तीसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उस पर भी जो इलेक्शन कैंपेनिंग है, चुनाव प्रचार है, उसका जो उसकी जो गति है वो और तेज होती जा रही है। और उसकी शुरुआत आज अगर देखें तो गुजरात में 7 मई को गुजरात में मतदान होने हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अमित शाह इस बार फिर से गांधीनगर सीट से अपना नामांकन भरेंगे। और अहम बात यह है कि ये जो सीट है ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट रही है। तकरीबन 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दर्ज करती आ रही है। तो एक लेगेसी सीट कह सकते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी की लाल कृष्ण आडवाणी भी इस सीट से ही जीतते आ रही थी। और उसके अलावा भी अटल बिहारी वाजपेयी भी इस सीट से एक बार जीत चुके हैं। अगर देखिए तो ये सीट बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि ये इससे अहमदाबाद के भी कुछ इलाके आते हैं। तकरीबन 7 विधानसभा सीटों का समावेश होता है गांधीनगर लोकसभा सीट में। आज हो रहा है आनंद में हो रहा है, जो भी इस लोकसभा सीट गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। उसके बाद कलोल का इलाका है वहां पर भी होगा। और उसके बाद घाटलोडिया, जहां से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ते हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी गुजरात की। आनंदीबेन पटेल की घाटलोडिया से चुनाव लड़ती थी। घाटलोडिया में भी एक रोड शो होना है। बेजलपुर, ये सब अहमदाबाद के इलाके हैं जिनका समावेश होता है गांधीनगर लोकसभा। तो बेहद ही अहम। बिल्कुल, हम देख सकते हैं मेघना जिस तरह से बता रही थी कि जो गांधीनगर जिससे ताल ठोक रहे हैं गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। 6 बार लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से 6 बार सांसद बने हैं। तो गुजरात की जो तमाम जो सभी 26 लोकसभा सीट हैं उन पर सभी की निगाहें हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके लिए जोर लगाया है। और हम देख रहे हैं किस तरह से आज गृह मंत्री भी मैदान में हैं, अमित शाह मैदान में हैं और ताबड़तोड़ रैलियाँ और रोड शो आज वो करते नजर आएंगे पूरा दिन। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेघना हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए तैयारियां जारी हैं। इम्फाल पश्चिम के लामफेलपत में डीसी कार्यालय में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी मतदान केंद्रों की निगरानी रखी जाएगी। From there, the vehicles have been all stationed and ready. By around 9, they will start moving out from their respective locations. Those vulnerable areas, we are having sufficient number of CAPF locations in those areas. In addition to that, we are putting all CCTV cameras, videography in the entire 538 polling stations. और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11,
मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, बिहार की 5 सीट, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीट और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। और भाजपा का चुनाव अभियान जोर शोर से जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम के कोकराझार में जनता को सांधेंगे। नड्डा यहां एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। साथ ही वो कोकराझार में एक चुनावी रैली को भी संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। बुलंदशहर के झाझर में सीएम योगी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जनपद हापुड़ के पिलखुवा रामलीला मैदान में गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के पक्ष में वोट अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये तीसरा दौरा है। इसके अलावा योगी किठौर विधानसभा क्षेत्र के सिसौली भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में राहुल गांधी 3 चुनावी रैलियां करेंगे। राहुल गांधी केरल के कन्नूर जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं पलक्कड़ में भी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कोटायम में चुनावी रैली करेंगे। कोटायम से यूडीएफ गठबंधन के सहयोगी दल केरल कांग्रेस जे के प्रत्याशी के फ्रांसिस जॉर्ज प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में राहुल गांधी कोटायम में चुनावी रैली करेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो चुनाव का नाम आते ही दिमाग में आता है कि 18 साल की आयु पूरी करते ही मतदान का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन ये अधिकार हमेशा से इस तरह से नहीं मिलता था। पहले देश में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी। 1989 में भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। संविधान में हुए संशोधन के बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में पहली बार 18 साल की उम्र के युवाओं ने मतदान किया था। जनवरी 2024 में प्रकाशित हुई अंतिम मतदाता सूची के अनुसार देश में 1.84 करोड़ से अधिक मतदाता 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जो कुल मतदाताओं का 1.89% हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। पहुंचाने की कोशिश करती है, उसी तरह डीडी न्यूज अंतिम व्यक्ति की आवाज देश तक पहुंचाने के लिए अल्मोड़ा के दुर्गम इलाके में पहुंचा, जहां लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर संवाददाता निशांत राय ने यहां के एक गांव में कुछ महिलाओं से खास बातचीत की। अल्मोड़ा लोकसभा देश की सबसे दुर्गम लोकसभाओं में से एक है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है और पहाड़ पर जाने के लिए डीडी न्यूज आप पहुंचा है मैचोड़ गांव, जहां पर नारी शक्ति के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इनके लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए आपके लिए? सर यही रहेगा, जो विकास कार्य को आगे बढ़ाएगा उसी को हम अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, और जो आगे को लड़कियों के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं लाएंगे हम उसी को सरकार बनाएंगे। सर जैसे कि रास्ते की थोड़ी है परेशानी कि इनको बहुत पैदल चल के ऊपर जाना पड़ता है, जो कि अभी थोड़ा पक्का रास्ता है, थोड़ा कच्चा रास्ता है, और थोड़ी सी पानी की भी व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, जो कि मतलब रेगुलरली नहीं है, कि इनको पानी भरने के लिए बाहर जाना पड़ता है, या जानवरों को चराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, या पढ़ाई को लेकर है कि स्कूल बहुत ज्यादा नीचे है तो बच्चों को बहुत दूर चल के जाना पड़ता है, वो भी एक मुद्दा है। हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर हमारे बच्चे कल प्रदेश में कहीं भी जाए कि हमारे बच्चे सेफ रहे,
इस वजह से हम वोट देना चाहते हैं। ग्रामीण महिलाएं भी अब भारतीय राजनीति को किस तरीके से समझती हैं, ये हमने आपको दिखलाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ बक्सी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, अल्मोड़ा। और 24 की चुनौती में इतना ही। बात कर लेते हैं मौसम की। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने झारखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक भीषण हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों सहित 2 अन्य व्यक्तियों की भी कुल 4 की डेथ हो गई। 5 में 3 की हालत बहुत ही ठीक है, लेकिन 2 को रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए सैफई। ये सभी लोग दिल्ली से मैनपुरी एक शादी में जा रहे थे। हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं और उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल शाम एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति राजा शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में यह आतंकी हमला हुआ है। घोर निंदा की जा रही है इस हमले की। बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति को यहां पर गोली मार दी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों ने विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब उद्योग संगठन PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8.0 से 8.3% रहने का अनुमान है। साथ ही उद्योग संगठन ने कहा कि देश की विकास दर अगले 23 साल तक औसतन 6.7% रहेगी और 2047 तक इसके 34.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उद्योग संगठन के मुताबिक उस समय तक प्रति व्यक्ति आय $21,000 होगी। PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य अर्थशास्त्री SP शर्मा का कहना है कि देश में वृद्धि के लिहाज से बुनियाद मजबूत है। उन्होंने कहा कि 2035 के बाद वृद्धि दर उच्च स्तर से धीरे धीरे नीचे आएगी और औसतन ये अगले 23 साल 6.7% रहेगी। उद्योग संगठन ने रिपोर्ट में देश को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुझाव भी दिए हैं। उद्योग संगठन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने की लागत को कम करने और फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग को देखते हुए बड़े स्तरों पर क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा स्टार्टअप परिवेश को निरंतर सहयोग देने का आह्वान भी किया गया है। रिपोर्ट में वैश्विक निर्यात बढ़ाने के लिए संभावित 75 उत्पादों पर ध्यान देने की बात कही गई है। और हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया है। इस हमले में 14 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि 6 सैनिकों की हालत गंभीर है। इस हमले का जवाब देने के लिए इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इजराइल पर ईरान के हमले के मद्देनजर यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए अलग अलग तरह के मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। मिडिल ईस्ट में होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने ये निर्णय लिया है।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने बताया कि यूरोपीय संघ ईरान को अलग थलग करना चाहता है और शांति प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ जुड़ना चाहता है। और खबर खेल जगत से देखते हैं। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में भारत के विदित गुजराती को इयन नेपोमनियाजी की खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ नेपोमनियाजी प्रतियोगिता में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। भारत के डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 2 शतरंज खिलाड़ी फैबियानो कैरुआना के साथ ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के साथ अब गुकेश दूसरे स्थान पर है। भारत के आर प्रगनानंदा को 11वें दौर में हार का सामना करना पड़ा। प्रगनानंदा को दुनिया के नंबर 3 शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा ने शिकस्त दी। महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। वैशाली ने अलेक्जेंड्रा गोराचकीना को मात दी। भारत की कुनेरू हम्पी ने भी जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। हम्पी ने सालिमोवा को हराया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई को अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार मिली थी। वहीं पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स 8वें और मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया। गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 79 रन ही बना सकी। जवाब में दिल्ली की टीम ने 8.5 ओवर में ही इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। और तमिलनाडु के बेहद पिछड़े इलाकों में से एक तुतीकोरिन के ग्रामीण इलाकों में पाम के पेड़ लोगों के जीवन का एक बड़ा आधार है। इन पेड़ों के जरिए रोजी रोटी चलाने वालों का जीवन अभी भी बेहद दुश्वारियों से गुजरता है। और इन्हीं में से एक इलाके में जीवन यापन कर रहे एक दंपत्ति ने उनके जीवन का अनुभव साझा किया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार से। इस समय हम तमिलनाडु के तूतीकोरिन इलाके के कोलातूर गांव के पास में हैं और इस समय हमारे साथ 2 बुजुर्ग लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले एक तो हमारे साथ हैं विट्रीवेल और पंजवर्णम। दोनों की उम्र करीब 68 साल है और जिस संघर्ष के साथ ये जीवन जी रहे हैं आज हम आपको इस चुनावी मौसम में इन्हीं की कहानी बताने वाले हैं। असल में ये जो पूरा इलाका है इसमें पल्मीरा पाम के जरिए ये लोग एक रस निकालते हैं इसके फूलों से और इससे जो पाथानीर जिसे कहा जाता है उसे बेचकर अपनी ये काम चलाते हैं। तो ये जो पथानीर है इसमें इन्होंने इसको रखा हुआ है और जो भी लोग आते हैं उनको पथानीर इस बर्तन में ये देते हैं और इसमें करीब 50 रुपये ये प्रति व्यक्ति से लेते हैं। और इस पूरे इलाके में अगर हम देखें तो जंगल का इलाका है, खेती यहाँ पर ये लोग करते हैं और इसमें जो भी कमाई होती है उससे ये अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ इससे ये गुड़ भी बनाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और उम्दा किस्म का नेचुरल गुड़ है। ये इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से ये गुड़ बनाते हैं। पाम का जो पेड़ है हमने देखा कि गुड़ बनाते हैं, इसका रस निकालते हैं, लेकिन इसका घर भी बनाते हैं क्योंकि ये पेड़ इनके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ये भी पल्मीरा पेड़ का जो पत्ते होते हैं उससे अपना घर बना लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो अपना गुड़ बनाने का इन्होंने जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी आपको हम समझाने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पथानीर इन्होंने इसको कढ़ाई में रख के गर्म किया है। तरीका वही है कि किस तरीके से इसको कंसंट्रेट करके गुड़ बनाया जाए, जो रस होता है उस रस के माध्यम से। पहले गर्म करके इसमें डाल के गर्म करके उसी में डालेगा और
उसको, इसी में डाल के रखिए तो हो जाए। आप ये गुड़ कितना बना लेती हैं एक दिन में, और एक महीने में कितना गुड़ बन जाता है? ஒரு மாத்தைக்கு இருக்கிற பொறுத்துக்கு நாங்க பண்ண முடியாது, ரொம்பலாம் பண்ண முடியாது நாங்க। एक महीना में 2000-3000 तक बनाएगा पड़ता है। पंजवानों ने बताया कि 2 से 3 हजार रुपए का मेहनत करके पूरे महीने में ये गुड़ बना लेती हैं और जीविका को बढ़ाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उस जो पेड़ है, जिस पेड़ के सहारे इनकी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, अब उस पेड़ को देख लेते हैं। निश्चित तौर से ये इनकी दिन भर की प्रक्रिया में एक बड़ा हिस्सा होता है। 68 साल के हैं और इसके बावजूद भी जो फुर्ती है, जो चुस्ती है, वो आप देख सकते हैं। लगातार मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो पल्मीरा पाम का जो पेड़ है, इसमें जो फूल होते हैं, इन फूलों से धीरे धीरे ये जो रस है एक एक बूंद करके टपकता है इन बर्तनों में, और इन बर्तनों में जब ये भर जाता है उसके बाद इसको नीचे लेके आते हैं। विट्रीवेल नीचे आ चुके हैं और आपने ऊपर देखा होगा कि इन्हें वो अपने बर्तन खाली थे, उसमें और निशान लगा के आ गए हैं। धीरे धीरे उसमें पाथानी जमा होता रहेगा। ये जो पूरा कामकाज है, इससे आप खुश हैं? कितने जीवन, पूरी जिंदगी इसी में निकाल दिया है? इसमें कोई संतोष नहीं है, कोई तकलीफ उठा रही, खाने के लिए, जीने के लिए कमा रहा हूँ। अभी अन्ना, जिस तरीके से तमाम चुनाव चल रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी कुछ बदलाव हो? एज उम्र हो गया, हम लोग कुछ भी ना हेल्प करेंगे तो हम लोग देने के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। बस पाइप போட்டு விட்டா எங்க ஆடுக்கு நாங்க புடிச்சிக்க அங்க குடிச்சிடுவோம்। पानी पीने के लिए 15 रुपये 20 रुपये दे के पानी ले रहा हूँ, वो थोड़ा हम लोग हेल्प कर रहे थे, थोड़ा अच्छा ही बढ़ रहा है। ये इतने कष्ट से जो दुनिया भर को एक महत्वपूर्ण जो रस है वो निकाल कर पिलाते हैं, लेकिन खुद इनके पीने के पानी की समस्या है। इनकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि इन चुनावों में अगर इन्हें पीने के पानी की सुविधा इनको मिल जाए, ताकि इन्हें खरीद कर पानी न पीना पड़े। यही इनकी ख्वाहिश है, यही इनकी चाहत है कि चुनाव तो आते रहेंगे, पर इनके लिए क्या होगा और कब होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। कैमरामैन भीम के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, तमिलनाडु। बिल्कुल एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी के दिल को ज़रूर छुएगा। उम्र के इस पड़ाव पर इनकी ये ऊर्जा, इनकी जीवन जीने का जो अंदाज़ है, वो हम सभी को प्रेरित करता है, और यही भरोसा है जो डीडी न्यूज़ पर कायम रहेगा आपका, और हम लाते रहेंगे ऐसे ही जीवन के संघर्षों से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।